मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वेक्टर का कुछ बेसिक पार्ट आप 11th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन पहले वो सारा बेसिक पार्ट को हम लोग रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर का कैलकुलेशन सीखेंगे। हम लोग को मैथमेटिक्स में वेक्टर का बस रिप्रेजेंटेशन सीखना है और वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखना है। तो देखिए पहले वेक्टर का डेफिनेशन तो आप लोग पढ़े हैं, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction। देखिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और एक खास इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग लेकर चलते हैं कि वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशल रूल फॉलो होता है। कुछ ऐसा भी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन उसको अलजेब्राइक रूल से ऐड करते हैं, तब उस केस में वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन साथ साथ इसको ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्राइक रूल नहीं लगता है, स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स का ये सब वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, इटीसी। देखिए बहुत सारा आप ये सब टर्म पढ़े हैं, तो बस हम एक अभी कुछ बेसिक पार्ट रिपीट कर दें कि वेक्टर क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में बस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे और उसी की मदद से सिर्फ कैलकुलेशन सीखेंगे। इसका यहाँ डेफिनेशन जो है, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यहाँ मैथमेटिक्स में वेक्टर का मतलब सिंपल हम लोग ये मानकर चलेंगे, क्या है वेक्टर? है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। देखिए लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हुआ? तो लाइन का मतलब तो पहले आप जानते ही हैं, ये लाइन हुआ। लाइन सेगमेंट में उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स होता है। दो पॉइंट फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। डायरेक्टेड का मतलब हुआ कि अब ए से बी या बी से, डायरेक्टेड कहने का मतलब अब ये फिक्स करना होगा कि कौन इनिशियल पॉइंट है और कौन टर्मिनल पॉइंट है। तो चलिए ए को मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को मान लेते हैं टर्मिनल पॉइंट। अभी हम बता रहे हैं, पहले देखिए तीन चीजें हम क्लियर करेंगे। पहला तो कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, और वेक्टर का सपोर्ट लाइन क्या होता है। तो एक लाइन लिए, अब इस लाइन पर दो पॉइंट फिक्स करती है, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये जहां इन दो पॉइंट के बीच जो पार्ट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब डायरेक्टेड का मतलब हुआ कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स करती है। तो डायरेक्शन दिखाएंगे एरो की मदद से इस तरह से कि ए से बी, यानी स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पर। तो इस ए बी को कहते हैं हम लोग वेक्टर। ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी क्या है? यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड है, कहने का मतलब ए इनिशियल पॉइंट हो गया और बी टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब देखिए वेक्टर में हम लोग यहाँ दो चीज लिए हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अभी हम बताएं कि वेक्टर क्या है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is represented by length of the line segment, length of line segment, that is। अब देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं मॉड। इसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो जैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इट मींस लेंथ ऑफ ए बी। देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो देखिए वेक्टर इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को कह रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय an angle
with given reference line। ध्यान देना है, जैसे मैग्नीट्यूड के लिए तो लाइन सेगमेंट का मदद लेंगे, फिर क्या लिखे हैं नेक्स्ट लाइन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एंगल लेंगे गिवन रेफरेंस लाइन के कारण, ये गिवन रेफरेंस लाइन के साथ। तो देखिए ये कोई भी लाइन सेगमेंट है तो एक लाइन का पार्ट है, तो जिस लाइन पे है ये लाइन सेगमेंट, उस लाइन को हम लोग कहते हैं सपोर्ट लाइन। यानी हर वेक्टर का एक सपोर्ट लाइन होगा। तो वेक्टर तो इतना ही है ए से बी, लेकिन ये किसी लाइन पर है तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग सपोर्ट लाइन। तो कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट लाइन है किसी रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को यहाँ हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन के तौर पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अदर लाइन दिया हुआ है, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन देते हैं, तो इस रेफरेंस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बनाया थीटा अल्फा कुछ भी सिंबल दे सकते हैं। तो जो एंगल बनाया किसी रेफरेंस लाइन के साथ, कौन बना रहा है, या तो खुद लाइन सेगमेंट बनाएगा वेक्टर का, या सपोर्ट लाइन जो एंगल बनाएगा इस एंगल को डायरेक्शन के तौर पर यूज करेंगे। आगे आपको हम सिखाएंगे कि वेक्टर के डायरेक्शन के लिए कुछ नया टर्म डिफाइन भी करते हैं, जैसे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अभी हम लोग एंगल की मदद से डिफाइन कर रहे हैं, आगे यही जाकर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में बदल जाएगा। तो वेक्टर में अभी आपको बताएं कि वेक्टर क्या है, तो ऐसे तो आप फिजिक्स में पढ़े इसका डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, लेकिन मैथमेटिक्स में बस वेक्टर को हम लोग क्या समझेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हर किसी न किसी लाइन का पार्ट होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर फिक्स कर दे तो उसको कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बताएं मैग्नीट्यूड यहाँ लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल के लिए किसी रेफरेंस लाइन के साथ, ये डायरेक्शन के लिए किसी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल लेंगे। अब हम लोग वेक्टर का टाइप देखते हैं, जैसे कुछ बेसिक टाइप है ये सब, जैसे यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे, a vector of unit magnitude is called unit vector। A vector of unit magnitude is called unit vector। That is, जैसे कोई वेक्टर है मान लीजिए ए बी, तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तब कहेंगे कि ए बी क्या है, तो ए बी इज अ यूनिट वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर है ए, समझिएगा वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग इस तरह का एक वेक्टर कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर अ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, जरा गौर कीजिएगा, एक वेक्टर लिए ए और उस वेक्टर में किससे डिवाइड कर दिए, मैग्नीट्यूड से, देन क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय ए। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर है तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। यानी कि एक ऐसा वेक्टर लिए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो क्या मिला 1। तो कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग सिंबल में यहां देंगे कि वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड है, तो किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिए, ए में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, तो इसलिए कहेंगे कि ए एक यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या ऐसे में लिखेंगे, और वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर है
यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अब देखिए ये एक यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग? ए के अलोंग। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट के लिए हम लोग सिंबल इस तरह से यूज करेंगे, ए कैप, यानी कि कह सकते हैं ए कैप को लिखेंगे वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप किसको कहा गया? तो इस स्टेटमेंट को कहा गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए को किससे लिखेंगे? ए कैप, यानी ए कैप यूनिट वेक्टर है ए के अलोंग, तो लिखेंगे वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम पहला क्या बताएं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे। फिर हम आपको एक वेक्टर कंसीडर किए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर ही होगा, और हम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इससे टर्म आ जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी 1। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर। लेकिन किसके डायरेक्शन में काम हो रहा है? ए के डायरेक्शन में, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में, या इसी को लिखेंगे यूनिट वेक्टर है ए के अलोंग। और इसके लिए एक छोटा सिंबल यूज किए ए कैप, इसको रीड करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो कह सकते हैं ए कैप किसको कहा गया? वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, या वेक्टर निकालना हो और उसका यूनिट वेक्टर पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो, तो वेक्टर का फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का 2 पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो ये खुद दे रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर किसका काम कर रहा है? डायरेक्शन का काम कर रहा है। यानी वेक्टर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे, अभी डेफिनेशन याद रखिएगा। और ए कैप किसको कहा गया? तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ए कैप निकालना है तो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए, अगर बी कैप निकालना हो तो वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड बी। तो यूनिट वेक्टर बता दिए। फिर वैसे ही या नल वेक्टर, देखिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? इफ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट of vector coincides, then magnitude becomes 0 and its direction cannot be assigned. Then this type of vector is called zero vector, that is vector AA। इसका मतलब हुआ इनिशियल पॉइंट भी A है और टर्मिनल पॉइंट भी A है, तो दोनों के बीच का लेंथ देखा जाए तो 0 होगा, इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स इज अ जीरो वेक्टर। अगर 2 इक्वल वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो क्या होगा? ये जीरो वेक्टर। दोनों सेम वेक्टर है तो डिफरेंस जीरो वेक्टर लिया गया। तो देखिए जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और जीरो वेक्टर को यूज करेंगे हम लोग डिफरेंस डिफाइन करने में। किसका डिफरेंस? 2 इक्वल वेक्टर के बीच डिफरेंस। तो हो सकता है कभी कभी कि ऐसा वेक्टर मिले ऑपरेशन करने के बाद जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या लिखकर चलेंगे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद है फ्री वेक्टर।
देखिए फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर, इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर is not given, it is free to take any, it is free to take at any point, to take at any point in a space, any point in space, then it is called फ्री वेक्टर। देखिए फ्री वेक्टर क्या है, तो इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नॉट गिवन एंड इट इज फ्री टू टेक एट एनी पॉइंट इन स्पेस, और इसका इनिशियल पॉइंट इट इज फ्री टू टेक एट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट से इसको ड्रॉ किया जा सकता है। इट इज फ्री टू टेक इट इनिशियल पॉइंट, टू टेक इट्स इनिशियल पॉइंट, to take its initial point at any point in space। यानी जैसे देखिए अब यहाँ पे फ्री वेक्टर को समझना है, तो हम बताएं किसी भी वेक्टर का एक सपोर्ट लाइन होता है। तो मान लेते हैं ये वेक्टर का सपोर्ट लाइन है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो वेक्टर इसी के पैरेलल लेना होगा। तो ये वेक्टर ए बी हो गया। अगर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो इतना ही लेंथ का वेक्टर अगर हम यहाँ लेते हैं, तो देखिए वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, तो दोनों का सपोर्ट लाइन सेम है, लेकिन इनिशियल पॉइंट स्पेस में कहीं भी दिया जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर मान लीजिए ए बी और सी डी सेम वेक्टर है कहा जाए, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट तो डिफरेंट पॉइंट पर है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट आप स्पेस में कहीं भी ले सकते हो, लेकिन पैरेलल सपोर्ट दिया रहेगा, एक सपोर्ट लाइन या पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, उसी के पैरेलल आपको वेक्टर लेना है। तब ऐसे तो फ्री वेक्टर का यूज आगे आप देखिएगा, लेकिन अभी डेफिनेशन थोड़ा याद रखना है कि ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट को स्पेस में कहीं भी लिया जा सकता है। लोकलाइज्ड वेक्टर, देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड है और पैरेलल सपोर्ट भी स्पेसिफाइड हो, यानी उसको आप स्पेस में इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर is specified in a space and also its support line is given, then this type of vector is called localized vector। किस वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट आप स्पेस में इधर उधर नहीं ले सकते, एक सपोर्ट लाइन भी दिया हुआ है और कहीं भी एक स्पेस में पॉइंट फिक्स है कि इसी पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट लेना है, तो ये वेक्टर बना। ये जो वेक्टर है, अब इसका इनिशियल पॉइंट आप कहीं इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी वेक्टर जहां है वहीं पे इसका कैलकुलेशन करना होगा, वैसे वेक्टर को हम लोग कहें, या वहीं पर इसका इफेक्ट होगा, तो वैसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए फ्री वेक्टर में क्या था, वेक्टर को उठा के यहाँ भी रख सकते थे, कैलकुलेशन के लिए यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर में इनिशियल पॉइंट आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, न पैरेलल सपोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। आज वेक्टर का सारा बेसिक टाइप डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स,
if two vectors are parallel or same support line, then these two vectors are called कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। चलिए इसी पर देखिए दोनों वेक्टर का सपोर्ट लाइन सेम है। अगर इस लाइन का बात किया जाए, अगर दोनों वेक्टर का सपोर्ट लाइन सेम हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल भी कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। कब दो वेक्टर को कोलिनियर कहेंगे? तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो और दोनों का सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो। दो वेक्टर पैरेलल हो या दोनों का सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो, तब वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। देखिए कोलिनियर वेक्टर में क्या रिलेशन होगा? दोनों का डायरेक्शन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अभी हम लिख रहे हैं, इस कंडीशन को आगे हम लोग यूज करेंगे। जैसे कभी भी लिखा हो ए पैरेलल है बी के, तो देखिए दोनों के डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम लाइन होगा, नंबर एक। मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, तो इस लाइन को भी याद रखिएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर दिखाना हो तो A इक्वल टू सम टाइम्स B होगा। दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर दिखाना हो तो वहां कंडीशन क्या लिखेंगे? A इक्वल टू सम टाइम्स B। यानी कभी भी एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर आ जाए तो समझ जाना है दोनों वेक्टर पैरेलल है या दोनों वेक्टर कोलिनियर है। लाइन वेक्टर, देखिए लाइन वेक्टर क्या होगा? टू पैरेलल वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइन वेक्टर्स। देखिए दो पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो ऐसे वेक्टर को लाइन वेक्टर कहेंगे। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? लाइन वेक्टर। वैसे ही होता है अनलाइन वेक्टर्स। अनलाइन वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन are called अनलाइन वेक्टर्स। कब दो वेक्टर को अनलाइन कहेंगे? तो जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों का अपोजिट है। तो वैसे वेक्टर देखिए पैरेलल वेक्टर है लेकिन एक लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइन वेक्टर्स। तो लाइक में सेम डायरेक्शन होगा और अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब देखिए आपको हम बता दिए अभी कि वेक्टर का टाइप क्या क्या होता है, लेकिन हम लोग को मेन मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है? तो वेक्टर का कैलकुलेशन पढ़ना है। ये सब वेक्टर का टाइप वगैरह से बहुत ज्यादा कोई यूज हम लोग नहीं करने जा रहे। हाँ प्रूवमेंट में दे सकता है कि प्रूव कीजिए कि वेक्टर कोलिनियर है, तो प्रूव कर देंगे कि ए और बी पैरेलल है या ए इक्वल टू सम टाइम्स बी, ए इक्वल टू लैम्डा बी। कभी कहेगा लाइक वेक्टर है तो दिखा देंगे डायरेक्शन सेम है। अनलाइक वेक्टर है दिखा देंगे डायरेक्शन अपोजिट है। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? देखिए कोप्लानर वेक्टर्स, इफ two or more vectors lie in
सेम प्लेन। 3D में हम लोग प्लेन का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो, then these vectors are called coplanar vectors. If two or more vectors, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो, तब वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे? कोप्लानर वेक्टर्स। जैसे प्लेन का डेफिनेशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक ही प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, ए बी सी, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग? ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर का कंडीशन बता दें। इफ, ध्यान दीजिएगा, इसका भी यूज करेंगे हम लोग। ऐसे कोप्लानर प्रूफ करने का आगे बहुत सारा कंडीशन भी है, 3D में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं कि कभी भी तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूफ करना हो, लाइन क्या बोले हम? तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूफ करना हो, तो देखिए A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। अगर हम दिखा सकते हो, देखिए एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के कंपोजिशन एडिशन में दिखा दिए, वेक्टर A बराबर लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी अगर दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A को कैसे दिखाते हैं? लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। ये आपका मन है कि नहीं? हम वेक्टर B को दिखाएंगे, वेक्टर B को लैम्डा टाइम्स A म्यू टाइम्स सी दिखाएंगे। या आपका मन है नहीं, हम वेक्टर C को दिखाना चाहते हैं, तो आप वेक्टर C को भी दिखा सकते हैं, लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स B। कोई जरूरी नहीं कि लैम्डा और म्यू ले, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, एम एन भी ले सकते हैं। अगर तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूफ करना हो, तो ये एक तरीका बता रहे हैं अभी कि ए को एक वेक्टर को दिखा देंगे बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी। वैसे ही इसको पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दें, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लानर वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दे, तो वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे? लीनियर ये कोप्लानर वेक्टर्स। तो A को दिखा दिए लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स सी, तो यहाँ कह सकते हैं A लीनियर कॉम्बिनेशन है B और C का। तो कभी भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तब वैसे केस में याद रखिएगा वेक्टर जो होगा तीनों, वो क्या होगा? कोप्लानर वेक्टर होगा। आगे इसका यूज हम लोग देखेंगे, नोट कर लीजिए। तो देखिए, अभी तक आपको हम बेसिक दो मैथमेटिकल टूल दिए। कोलिनियर के लिए या पैरेलल के लिए लिखेंगे A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B, और कोप्लानर के लिए बताएं A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स C। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग को मेन मैथमेटिक्स में वेक्टर का कैलकुलेशन पढ़ना है, बाकी फिजिक्स में पढ़ना है कि वेक्टर कौन है, तो वेक्टर कौन है, क्यों है, और उसका फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो देखिए इसके लिए हम लोग ट्रायंगल रूल अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल, इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a vector of a triangle represent vector, then the third side in opposite sides, then the third side in opposite sides
थर्ड साइड जो अपोजिट सेंस में हो, सेंस का मतलब यहाँ क्या होगा बताएंगे, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। देखिए यहां पे अगर एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट वेक्टर्स, रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स, जैसे एक साइड ले लिए ए बी और एक साइड ले लिए बी सी, तो ये एडजेसेंट साइड यानी जुड़ा हुआ साइड है। अब देखिए ये दोनों एक ऑर्डर में है, और अगर हम अब देखिए ये इसका ऑर्डर इस तरह से है, लेकिन हम अब इधर इस AC ले रहे हैं, यानी इसको कहेंगे अपोजिट सेंस में ले रहे हैं, या अपोजिट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये क्या है अपोजिट ऑर्डर में है, तो लिख सकते हैं कि अगर दोनों दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और जो थर्ड साइड है वो अपोजिट सेंस हो या अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द टू वेक्टर्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, लिखेंगे AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके बराबर लिखेंगे AC के। तो इसको कहते हैं ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड एक ही ऑर्डर में वेक्टर रिप्रेजेंट करता हो, तो तीसरा जो साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में लेने पर ये दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारा बुक में पैरेललोग्राम रूल भी लिखा है। देखिए पैरेललोग्राम रूल भी इसी तरह से, जैसे पैरेललोग्राम बनाने, तो पैरेललोग्राम रूल है कि अगर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड एक ही ऑर्डर में वेक्टर रिप्रेजेंट करता हो, दो एडजेसेंट साइड एक ही ऑर्डर में वेक्टर रिप्रेजेंट करता हो, तो जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये दोनों का सम होगा। देखिए यहाँ इस ट्रायंगल रूल को यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो यही स्टेटमेंट मिलेगा कि जो डायगोनल है A प्लस B के इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम रूल भी ट्रायंगल रूल की ही जैसा है कि दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हुआ पैरेललोग्राम में, तो जो डायगोनल है जो एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाता है, वो डायगोनल जो है ये दोनों का क्या होगा सम होगा। फिजिक्स में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन मैथ्स में स्टेटमेंट यूज होगा ये सब, इसलिए बता रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर एक वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। इफ वेक्टर is multiplied by k multiplied by k, k यहाँ कोई नंबर है, then magnitude of vector becomes k times। ध्यान दीजिए अगर किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। इफ द स्केलर इज नेगेटिव, इफ द स्केलर इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम्स रिवर्स। जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। कब? जब स्केलर नेगेटिव होगा तब। दैट इज, जैसे समझिए, चलिए कोई वेक्टर है a, तो वेक्टर a जो है, चलिए इसका लंबाई ले लेते हैं, इतना बड़ा है। तो अगर हम यहां समझिएगा, अगर 2a लेना हो, क्या लेना हो 2a, तो देखिए वेक्टर का लंबाई इतना बड़ा है, लेकिन जैसे हम 2a लिखें, 2a
यानी वेक्टर का जो लेंथ है उसकी इधर डबल हो जाएगा। 2a का मतलब वेक्टर a का डायरेक्शन सेम है, देख लीजिए पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लिए, मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो गया। अगर 3a लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और 3 टाइम्स हो जाएगा। हाफ a लिखेंगे, मान लीजिए हाफ a, तो देखिए डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहेगा, a का लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगा। अगर माइनस a लिख दें, माइनस a लिख दें, देखिए वेक्टर a है, अब हम माइनस a लिख दिए, यानी कि वेक्टर में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो रिवर्स हो जाएगा। वैसे अगर हम -2a का बात करें तो -2a का मतलब देखिए वेक्टर का लेंथ तो डबल होगा, लेकिन यहाँ स्केलर अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन सीधे क्या हो जाएगा, उल्टा, रिवर्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे वेक्टर का मतलब वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेकिन पोजीशन वेक्टर जैसे ही बोलेंगे तो समझ जाना है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट चुनना होगा, उसी रेफरेंस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लेंगे और जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट मान लेंगे। जैसे सपोज हम चाहते हैं a का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है उस पॉइंट को क्या मानेंगे, टर्मिनल पॉइंट। अब कोई रेफरेंस पॉइंट है तो जनरली हम लोग रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन को लेते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ऑरिजिन है, ये हम लोग को खुद से लेना होगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट पता है, टर्मिनल पॉइंट पता है, मिला देंगे तो एक वेक्टर बनेगा। तो इसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर किसके लिए डिफाइंड हुआ, ए के लिए। तो लिखेंगे इफ रेफरेंस पॉइंट is reference point O is taken as initial point, then vector A, vector OA, vector OA, देखिए वेक्टर क्यों कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट है, डायरेक्शन दिया होगा, तो वेक्टर OA is called position vector of A, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी OA जो है A का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है और A को टर्मिनल पॉइंट माना गया है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे PV ऑफ A, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या लिखा गया, OA। अब मान लीजिए इसी सिस्टम में एक और पॉइंट लेते हैं B, तो अगर हम कहें आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो हम बताएं कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उसको मानेंगे टर्मिनल पॉइंट। जो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हो वो ऑलवेज इनिशियल पॉइंट होगा, मिला देंगे तो एक वेक्टर बनेगा। इसी वेक्टर को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर बी का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिखेंगे, OB। यानी इस प्लेन में, इस सिस्टम में जितना भी पॉइंट ले लें, सब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O से स्टार्ट करेंगे। जैसे A का पोजीशन वेक्टर OA, B का पोजीशन वेक्टर OP। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है तो P का पोजीशन वेक्टर OP, C का पोजीशन वेक्टर OC। यानी सिस्टम में हमेशा ऑरिजिन को इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं तो कहेंगे कि जो वेक्टर बन रहा है ऑरिजिन से स्टार्ट होने वाला, वो हर पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। जैसे A का तो OA पोजीशन वेक्टर होगा, B का OB पोजीशन वेक्टर होगा। अब इस पोजीशन वेक्टर का यूज देखिए, अगर A से B को मिला दिया जाए तो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो AB एक वेक्टर है। जरा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, चलिए ट्रायंगल रूल लगाते हैं। तो ट्रायंगल रूल में देखिए ये दोनों एक ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में। तो
अभी हम पढ़ाए हैं कि सेम ऑर्डर का जो सम होता है, सेम ऑर्डर का सम OA प्लस AB अपोजिट ऑर्डर के बराबर होता है ट्रायंगल के, यानी OA प्लस AB बराबर OB होगा। तो बताइए AB बराबर क्या लिख सकते हैं, OB प्लस OA, उधर जाएगा तो माइनस OA। तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करें वेक्टर के लिए, AB बराबर क्या लिखा गया, OB माइनस OA, यानी एक वेक्टर बराबर, देखिए AB एक वेक्टर है तो वेक्टर बराबर OB क्या है, तो देखिए OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B है, तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। B यहां पर टेल का काम, ये हेड का काम कर रहा है, माइनस OA क्या है, तो OA है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहां A किसका काम कर रहा है, टेल का काम कर रहा है। देख लीजिए AB एक वेक्टर है तो ये टेल है और ये हेड है, तो वेक्टर का एक फॉर्मूला हम डेवलप किए, वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। जैसे चलिए वेक्टर हमको mn लिखना है, mn, तो ये m टेल हो गया और ये हेड हो गया, तो mn लिखना होगा तो लिखेंगे on माइनस om। अगर pq लिखना होगा तो OQ माइनस OP। अगर SR लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, OR माइनस OS। यानी किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक किया जा सकता है। अब हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन देखते हैं एक्स वाई जेड स्पेस में। इफ a vector is taken in a space, स्पेस यहाँ स्पेस हम लोग एक्स वाई जेड क्यों लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड स्पेस, कहने का मतलब 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। अगर एक वेक्टर को स्पेस में लिया गया हो, एक्स वाई जेड स्पेस, कहने का मतलब क्या हो, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो, then it can be resolved into 3 components which are along x axis, y axis and z axis. If I equal to unit vector along x axis, j unit vector along y axis, k unit vector along z axis। अब देखिए यहां पर क्या बात लिखी, पहले हम बताते हैं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हर लाइन के अलॉन्ग डिफाइन कर सकते हैं। तो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, आई जे के। आई यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। देन 3 components of the vector xi, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, 3 कंपोनेंट लिए हैं। एक वेक्टर को अगर स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं, एक्स वाई जेड स्पेस में, तो उसको 3 डायरेक्शन में हम लोग उसके कंपोनेंट को तोड़ सकते हैं।
x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग। Then three components of the vector can be taken as xi, yj, zk। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेक्टर को किसी लाइन के अलॉन्ग अगर रिजॉल्व करते हैं तो उसका कंपोनेंट मिलेगा xi। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 10, हम बोले कि 10 को 3 पार्ट में ब्रेक करो, तो लिखोगे 2 + 3 + 5 सपोज। तो 10 का एक कंपोनेंट हो गया 2, एक कंपोनेंट हो गया 3, एक कंपोनेंट हो गया 5। इसका मतलब है कि 10 को अगर 3 ही कंपोनेंट में तोड़े हैं तो तीनों को ऐड करने पर फिर से 10 मिल जाना चाहिए। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर 3 कंपोनेंट वेक्टर का है xi, yj, zk, देन तब इसका मतलब है कि तीनों को अगर जोड़ा जाए तो xi + yj + zk यानी जोड़ा जाए तो फिर से वही वेक्टर मिल जाएगा r। मान लेते हैं कि चलिए इस वेक्टर को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर दिए, r से। यानी अगर एक वेक्टर को स्पेस में लिया जाए तो उसका 3 कंपोनेंट करेंगे हम लोग, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग। अब उस कंपोनेंट को वेक्टर में रखना है तो आप जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया x। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो जैसे तो समझ जाना है कि कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है x और I इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन किधर लिया गया, x एक्सिस के लॉन्ग। yj तो समझ जाना है डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस के लॉन्ग। k का यहाँ मतलब हुआ डायरेक्शन z एक्सिस के लॉन्ग है। तो r बराबर हो गया xi + yj + zk। अब इस r का मैग्नीट्यूड लेना है तो आप इसको ज्योमेट्री से सिंपल देखिएगा। r का मैग्नीट्यूड होता है √, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, √x² + y² + z²। यानी हम आपको इस टॉपिक में ये बता रहे हैं कि एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट, यानी एक वेक्टर को 3 डायरेक्शन में यहाँ रिजॉल्व करेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग। जो x एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको वेक्टर बनाने के लिए i रहेगा, y एक्सिस के लॉन्ग होगा वेक्टर बनाने के लिए j रहेगा, z एक्सिस के लॉन्ग में वेक्टर बनाने के लिए k रहेगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, √x² + y² + z²। तो इतना बात जो भी बताएं ये सारा बात आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब इसका यूज हम आपको करने के लिए अगले लेक्चर में सिखाएंगे। आज के लेक्चर में बस ये जो वेक्टर है उसका बेसिक बताएं जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूज अब हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में, इसलिए एक बार सारा बात को रिपीट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके आगे अगले लेक्चर में।